गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलो बच्चों, आज से अपन एक नया चैप्टर हाइड्रोजन, है ना। ये छोटा सा टॉपिक है बच्चों, है ना। बहुत छोटा सा चैप्टर है। इसमें कोई न्यूमेरिकल जैसी बात नहीं है ना। कुछ आएंगे थोड़े बहुत न्यूमेरिकल, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है इसमें। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सुनो, देखो, सबसे पहले सिंबल जानते हैं आप? बोलो बच्चों, सिंबल 1H1, कहीं कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से, जानते हो आप? ठीक है। फिर देखो बच्चों, इसका एटॉमिक 1.008 AMU, तो अप्रोक्स करें तो 1 AMU हो गया। बच्चों एटॉमिक मास और मोलर मास में डिफरेंस जानते हो ना? बोलो बच्चों, एटॉमिक मास और मोलर मास। एटॉमिक मास क्या होता है? मास ऑफ वन एटम। और मोलर मास होता है मास ऑफ 1 मोल। पता है ना? एटॉमिक मास का तो मतलब होता है मास ऑफ 1 एटम, और मोलर मास का मतलब होता है मास ऑफ 1 मोल। अब इसको डिस्कवर किसने किया? इसको डिस्कवर किया था बच्चों हेनरी कैवेंडिश ने। और टर्म किसने दिया? लेवोजियर ने दिया। अच्छा, ये आपको पता है क्या कि यूनिवर्स का मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है? यूनिवर्स का मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है तो कौन सा है बच्चों? है ना, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑफ यूनिवर्स, वो बच्चों पता है कौन है? वो हाइड्रोजन है बच्चों। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑफ यूनिवर्स वो है हाइड्रोजन। अच्छा, एक चीज बताओ बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट में कौन सा है बच्चों? ऑक्सीजन है, पता है ना। चलो मैं लिख देता हूं, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट वो होता है बच्चों आपका ऑक्सीजन। अच्छा, अब देखो बच्चों, सुनो, यूनिवर्स का, है ना, यूनिवर्स का अगर अपन पूछें तो यूनिवर्स का 70% जो मास है ना बच्चों, वो हाइड्रोजन है ना। अपन अगर बोलें कि 70% मास ऑफ यूनिवर्स, ठीक है ना, वो 70% मास ऑफ यूनिवर्स इज हाइड्रोजन। बच्चों ये पॉइंट मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि बच्चों ये एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, ये ध्यान रखना, एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। और एनसीईआरटी अपने पॉइंट से किसी पे भी क्वेश्चन सकती है, इसलिए मुझे ये पॉइंट्स लिखने पड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो आप इसको वैसे ना सोचे, एनसीईआरटी में दिए हुए तो हमें लिखने पड़ेंगे बच्चों, है ना। फिर देखो बच्चों, मैं ये कह सकता हूं क्या कि मेन एलिमेंट ऑफ सोलर सिस्टम, ठीक है ना, सोलर सिस्टम का जो मेन एलिमेंट है वो भी कौन है? हाइड्रोजन है, ठीक है ना। और फिर देखो बच्चों, मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन एटमोस्फियर, एटमोस्फियर में इसकी मास परसेंटेज है वो सिर्फ इतनी है बच्चों, ठीक है ना, 0.15। बच्चों ये जो मेरे पॉइंट लिखे हैं ये सारे के सारे बच्चों आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। अब एनसीईआरटी की अपने को एक एक लाइन पढ़नी चाहिए, इसलिए मैंने ये बच्चों लिखा हुआ, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। अच्छा, सोलर सिस्टम में भी अगर अपन देखें ना कि सोलर सिस्टम में भी जो मोस्ट ऑफ हाइड्रोजन है वो कहाँ मिलती है, तो देखो बच्चों, अपन ऐसा कह सकते हैं, जुपिटर एंड सैटर्न हैज मोस्ट ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है बच्चों। जुपिटर और सैटर्न के अंदर मोस्ट ऑफ हाइड्रोजन होती है, ठीक है बच्चों। तो ये तो मैंने कुछ जनरल जो बातें थी, हमारे पॉइंट है, वो मैंने लिख दिया बच्चों, ठीक है ना। इसमें ऐसा कोई पॉइंट है नहीं जो आपको समझने वाली हो, ऐसा कोई पॉइंट हो तो बता दो, है ना।
आगे चले बच्चों अपन। अब देखो बच्चों, अपन बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है ना। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है वो अपने को सीखना है बच्चों। ठीक है ना। मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है? सबसे पहले बच्चों मैं लेता हूं फ्रॉम मेटल्स। ठीक है। अब देखो बच्चों, मेटल्स है ना, मेटल्स कई तरह से हाइड्रोजन जनरेट कर सकता है। कैसे कर सकता है? तो अपन देखो बच्चों, वन बाय वन लेते हैं, है ना। अपन क्या लेते हैं बच्चों? सबसे पहले बाय यूजिंग डाइल्यूट एसिड्स। ठीक है। ये समझते हैं बच्चों। सबसे पहले मेटल को अपन रिएक्ट करवाएंगे बच्चों डाइल्यूट एसिड्स के साथ। तो देखो बच्चों कैसे, सुनो। सबसे पहले मैंने बच्चों लिया जिंक, और ये डाइल्यूट H2SO4 है। ठीक है बच्चों, इनकी रिएक्शन हुई, और रिएक्शन होने से, ठीक है बच्चों, अब ये बना कैसे वो मुझे आपको सिखाना है बच्चों। ये बना कैसे ये मुझे आपको सिखाना है कि ये कैसे बन सकता है ना। सबसे पहले देखो बच्चों, अगर मैं आपसे बात करूं तो ये कैसे बन सकता है मैं आपको बताता हूं। देखिए कैसे बच्चों, जिंक एक मेटल है। एक मेटल है क्या? अगर जिंक मेटल है तो मेटल इस दुनिया में किसके लिए फेमस होते हैं बच्चों? बताओ। इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए होते हैं क्या? मेटल इस दुनिया में किसके लिए फेमस है? इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए। अब देखो बच्चों सुनो, H2SO4 है बच्चों। H2SO4 अगर है तो ये ऐसे जाएगा बच्चों। अच्छा बच्चों, डाइल्यूट लेने का मतलब समझ रहे हैं आप? डाइल्यूट लेने का मतलब समझ रहे हैं आप? डाइल्यूट अगर मैं ले रहा हूं, इसका मतलब क्या हो गया? डाइल्यूट के कंडीशन में आप एक बात कह सकते हो बच्चों, आयोनाइजेशन अच्छे से होता है। जितना ज्यादा मीडियम होगा आयोनाइजेशन अच्छे से होगा क्या बच्चों? मीडियम जितना ज्यादा होगा, बोलो बच्चों, होगा। अब देखो बच्चों एक बात सुनो, अगर मैं आपसे एक चीज बोलूं कि यहां से देखिए आप, एक चीज देखिए बच्चों, ये जिंक और ये सल्फेट है बच्चों, ये आपस में कंबाइन कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं बच्चों। देखो Zn+2 सल्फेट आयन, क्या मिल गया? ZnSO4। अच्छा, फिर देखो, फिर बच्चों बताओ, क्या ये हो सकते हैं बच्चों कंबाइन? देखो 2H+2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये भी कंबाइन हो सकते हैं। समझ में आ गया? बोलो बच्चों, क्या ये रिएक्शन समझ में आई? जिंक प्लस डाइल्यूट H2SO4 आ गया समझ में? अब देखो बच्चों आ गया हो, अगर मैं ये लेता हूं मैग्नीशियम प्लस डाइल्यूट H2SO4, तो बच्चों बताओ क्या होगा? देखो बच्चों, बहुत सिंपल सी बात है। करना क्या होता है, आपको जो एसिड में हाइड्रोजन है ना उसको हटा दो, और उसकी जगह मेटल को फिट कर दो। समझ में आया? एसिड में जो हाइड्रोजन है उसको रिमूव कर दो, और उसकी जगह फिट किसको कर दोगे? मेटल को फिट कर दोगे। तो देखो बच्चों, अगर मैं इसको देखूं तो क्या हो जाएगा बच्चों बताओ? यहां से मैं इसको रिमूव कर सकता हूं, तो रिमूव करने पर मुझे ये मिल गया क्या? बोलो बच्चों। अच्छा, अब देखो बच्चों, मेरे पास है बच्चों, अगर मैंने Fe को ट्रीट किया डाइल्यूट HCl के साथ, ये बच्चों समझना इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है ना। तो यहां बच्चों ये मिलता है हमें, है ना। आपके, अगर मैं बोलूं तो इसके 2 मोल काम आए। मुझे एक चीज बताओ बच्चों, आयरन ने डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करके, है ना, फेरस क्लोराइड बनाया बच्चों। फेरिक क्लोराइड क्यों नहीं बना? कौन बताएगा? आयरन ने HCl के साथ रिएक्शन करके फेरस क्लोराइड बनाया। फेरिक क्लोराइड बना, बताओ बच्चों। आयरन 2 फॉर्म में होता है ना, फेरस क्लोराइड भी होता है, फेरिक क्लोराइड भी होता है। बोलो बच्चों, बताइए बच्चों।
हाँ भैया बताओ। आयरन ने डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करके बच्चों फेरस क्लोराइड बनाया, फेरिक क्लोराइड नहीं बनाया, क्यों? क्या लफड़ा है? कौन बताएगा भाई? देखो बच्चों सुनो, आप मुझे एक बात बताओ बच्चों, यहाँ जो हाइड्रोजन बनती है ना, आपको पता है क्या? यहाँ जो हाइड्रोजन बन रही है, हाइड्रोजन इटसेल्फ एक बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। अरे हाइड्रोजन आपको पता है क्या, एक बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है बच्चों, होता है क्या? अब जैसे ही वहां पर अगर हाइड्रोजन बन गई, तो वो क्या होता है बच्चों, अगर फेरिक क्लोराइड बना तो उसको रिड्यूस कर देगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ? हाइड्रोजन इटसेल्फ क्या है? हाइड्रोजन इटसेल्फ क्या है? एक रिड्यूसिंग एजेंट है। अब अगर मान लो वहां पे फेरिक क्लोराइड बन गया, तो होगा क्या कि हाइड्रोजन उस फेरिक क्लोराइड को रिड्यूस कर देगा किसमें? फेरस क्लोराइड में। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? अरे बोलो बच्चों, एक मेटल की जितनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, वो उतना ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है क्या? एक मेटल की जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो बोलो बच्चों, वो ऑक्सीडाइज कर सकता है। समझ में आई बात? तो मैं क्या कह रहा हूं, देखो सुनो कि ये बच्चों ये इंपॉर्टेंट है। इन दिस रिएक्शन FeCl3 is not formed because forming FeCl3 is reduced into FeCl2 by हाइड्रोजन। बोलो बच्चों समझ में आया? क्या मेरी बात आपको समझ में आई? आई क्या? अरे बच्चों मेरी बात समझ में आई? ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है बच्चों। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। सबको समझ में आ गया? आ गया बच्चों? बोलो, कोई डाउट? हो गया? देखो बच्चों, ये रिड्यूस कैसे किया, एक बात बताओ। मैंने आपसे क्या बोला बच्चों? अगर सपोज मैं कहता हूं कि ये मिला, देखो आपने मान लीजिए 3 मोल ऑफ HCl लेकर क्या किया, आपने FeCl3 बना दिया बच्चों, और साथ में आपको 3/2 मोल हाइड्रोजन मिल गई। ये हाइड्रोजन जैसे ही क्या होगा कि ये FeCl3 बना, वो क्या करेगा, उस हाइड्रोजन को रिड्यूस कर देगा वापस किस में? FeCl2 और HCl में। तो ये रिएक्शन क्या होगी, वापस उल्टी चल गई ना। FeCl3 ने हाइड्रोजन से रिएक्ट करके क्या किया, उसको कन्वर्ट कर दिया FeCl2 प्लस HCl में। ठीक है बच्चों? बोलो, आ गया समझ में? वैभव कुलरिया समझ में आ गया क्या? वैभव कुलरिया? हाँ भैया। चलिए अब बात को आगे करते हैं बच्चों। हमने डाइल्यूट एसिड को यूज किया। अब देखो बच्चों सुनो, अब अपन लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट अपन लेंगे बच्चों, अच्छा एक चीज और सुनो, एक और चीज इसमें बताता हूं। देखो बच्चों, जनरली HNO3 gives oxidizing प्रोडक्ट मेनली। ठीक है ना? देखो बच्चों, HNO3 है ना, वो ऑक्सीडाइजिंग प्रोडक्ट देता है 99.99% रिएक्शंस के अंदर। HNO3 एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। पता है क्या बच्चों ऐसा क्यों होता है? HNO3 एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बच्चों, बताओ ऐसा क्यों? कौन बताएगा? बताओ बच्चों, आपको पता है क्या? HNO3 45 डिग्री सेल्सियस पर ही क्या करता है बच्चों, बताओ? HNO3 45 डिग्री सेल्सियस पर ही
आपको अच्छे से नेसेंट ऑक्सीजन दे देता है। लेकिन देखो मैं क्या कह रहा हूं, 2% HNO3 कैन गिव हाइड्रोजन विद Mg एंड Mn। ये दो ऐसे एलिमेंट है बच्चों, ये दो ऐसे एलिमेंट हैं जहां पर क्या हो रहा है बच्चों, जो आपके क्या करते हैं, 2% HNO3 के साथ रिएक्ट करके, है ना, HNO3 के साथ रिएक्ट करके आपको क्या दे रहे हैं, हाइड्रोजन दे रहे हैं बच्चों, ठीक है ना। ये 2% के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन दे रहे हैं बच्चों, ठीक है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हाँ भैया देखो इसको ऐसे याद रखो, मन मांगे, ठीक है। अब देखो बच्चों कैसे, ये मेरे पास मैग्नीज है, हमने लिया बच्चों HNO3, ठीक है। रिएक्शन में क्या हो जाएगा, ये हो गया बच्चों, ठीक है, आपको मिल गया हाइड्रोजन। फिर मेरे पास मैग्नीशियम है, ठीक है, ये बना देगा बच्चों, देखो ये हो गया हमारे पास, ठीक है। ये बात समझ आ गई बच्चों। अब देखो बेटा, अपन नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट बच्चों मैं जो ले रहा हूं, ध्यान दीजिए, मैं लेता हूं बच्चों बी। अपन ने इसको ए डाला। अब देखो बच्चों सुनो, क्या लेंगे, बाय यूजिंग बेस, है ना। अपने को बेस यूज लेते हुए, बेस का यूज लेते हुए अब बनाना है बच्चों। अपन कैसे बनाएंगे, चेक करो। एक बार बताओ बच्चों, ऐसे कौन से मेटल है जो बेस के साथ रिएक्शन कर सकते हैं, बताओ कौन से मेटल है जो बेस के साथ रिएक्शन कर सकते हैं, बताओ भैया, बोलो। एम्फोटेरिक मेटल करते हैं ना, बेस के साथ कौन से मेटल रिएक्ट करते हैं बच्चों, पता है क्या, देखो एम्फोटेरिक मेटल कैन प्रोड्यूस हाइड्रोजन फ्रॉम फ्रॉम बेस, है ना। तो एम्फोटेरिक मेटल कौन से होते हैं बच्चों, जानते हो, देखो ये बच्चों बताया था जनाबे अली ने, बोलो बच्चों, बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग, ये बच्चों मेटल है। अब ये जो मेटल है ना बच्चों, ये बेस के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन जनरेट कर सकते हैं। जैसे देखो बच्चों कैसे, सुनो मुझे एक बात बताओ बच्चों, ये मेरे पास जिंक है, ठीक है, और ये NaOH के मैंने 2 मोल ले लिए बच्चों, ठीक है, ले लिए बच्चों। अब मुझे बताओ, अगर मैं इसमें से ये हाइड्रोजन हटा दूं तो जो पीछे बचा उसके अकॉर्डिंग देखो ये बन गया हाइड्रोजन, और ये क्या बन गया बच्चों, देता हो Na2ZNO2। बोलो बच्चों ये समझ में आया, ये हाइड्रोजन यहां से निकल गई और पीछे क्या बच गया बच्चों, बताओ, सोडियम जिंकेट। अरे समझ में आया क्या बच्चों, बोलो बच्चों समझ में आया। अब बताओ, अगर मुझे बेरिलियम के साथ, बेरिलियम के साथ रिएक्शन करवानी होती तो बताओ बच्चों, बेरिलियम के साथ कैसे होती, बेरिलियम के साथ कैसे होगी बच्चों, बताओ क्या मिलेगा, यहां से फिर ये हाइड्रोजन हटा दो, हटा दो बच्चों, हाइड्रोजन हटाने के बाद क्या मिल जाएगा, Na2PeO2, क्या हो गया, सोडियम बेरिलिएट, ठीक है ना।
ये क्या मिल गया बच्चों, सोडियम बेरिलिएट। बच्चों समझ में आ रहा है? बोलो, ये बात समझ में आई? आगे क्या बच्चों समझ में? ठीक है, अब देखो बच्चों सुनो, ये हमने पढ़ा इस तरह से। फिर देखिए बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं अपन थर्ड पे। थर्ड में लेता हूं बच्चों बाय यूजिंग वाटर, है ना। अब अपन बच्चों वाटर का यूज करते हुए हाइड्रोजन बनाएंगे, ठीक है ना। अब अपन क्या करेंगे बच्चों, मेटल को वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रोजन बनाएंगे बच्चों, ठीक है ना। हमने मेटल को किस किस से रिएक्शन करवाया बच्चों अभी तक बताओ? मेटल को हमने अभी तक किस किस से रिएक्ट करवाया? पहले एसिड से करवाया, फिर बेस से करवाया, अब अपन वाटर से करवा रहे हैं। तो देखो बच्चों सुनो, अब आपको पता है बच्चों, आपको पता होगा कि सारे मेटल एक जैसे रिएक्टिव नहीं होते ना। सारे मेटल बच्चों एक जैसे रिएक्टिव नहीं होते। तो देखो बच्चों, कुछ मेटल तो इतने ज्यादा रिएक्टिव हैं कि वो कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट कर सकते हैं। जैसे देखो सुनो बच्चों, सोडियम है, पोटेशियम है, बेरियम है, ये बच्चों ये तो कोल्ड वाटर से ही रिएक्ट कर जाएंगे, ठीक है ना। इसको याद रख सकते हो बच्चों, ये नकाब हो गया, साथ में पढ़ो, सोडियम पोटेशियम बेरियम। और भी लिख सकते हो आप, सीजियम हो गया आपका, है ना, रुबीडियम हो गया। वैसे अगर आपसे बोला जाए तो जो एस ब्लॉक के जो मोस्ट ऑफ मेटल्स है वो कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर जाते हैं, एस ब्लॉक के मोस्ट ऑफ मेटल्स। फिर देखो बच्चों, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक, ये जो है ना बच्चों, ये करते हैं बच्चों हॉट वाटर से रिएक्ट, ठीक है ना। ये ज्यादा रिएक्टिव नहीं है तो हमें हॉट वाटर लेना पड़ेगा। फिर देखो बच्चों सुनो, अगर Fe है, Pb है और Sn है, ये तो इनकी रिएक्टिविटी तो और कम हो गई, इनकी रिएक्टिविटी और कम हो गई, है ना। तो बच्चों ये तो स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे। आप देखो बच्चों, पहले मैंने कोल्ड वाटर लिया, फिर टेम्परेचर बढ़ाया मैंने, हॉट वाटर लिया, फिर मैंने स्टीम ली बच्चों। बच्चों समझ पा रहे हो क्या मेरी बात? जो मैंने आपको समझाया इसका मतलब, जहां पर आप स्टीम काम में ले रहे हो वो मेटल आपकी लीस्ट रिएक्टिव हुई। बोलो बच्चों, वो मेटल आपकी लीस्ट रिएक्टिव हुई कि नहीं हुई? क्या समझ पा रहे हैं मेरी बात? अब देखो बच्चों सुनो, अगर मैं बोलूं कि ये सोडियम है और ये वाटर है, ठीक है, इन्होंने बच्चों रिएक्शन की और बन गया NaOH एंड हाफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। बच्चों बताओ ये रिएक्शन कैसे हुई, ये समझाता हूं मैं आपको, अच्छे से समझना, सिंपल सी बात है। कैसे समझेंगे, देखो बच्चों सुनो, ये सोडियम है, क्या सोडियम ऐसे जाता है बच्चों? सोडियम इस तरह से इलेक्ट्रॉन लूज करके निकलेगा? बोलो बच्चों, सोडियम ऐसे इलेक्ट्रॉन लूज करके निकलेगा? अब देखो बच्चों सुनो, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये वाटर है ना, तो ये ऐसे जाएगा बच्चों? अब देखो बच्चों क्या क्या हो सकता है, ध्यान दीजिए। यहां अगर अपन थोड़ा सा ध्यान दें तो देखो बच्चों, ये तो आपस में कंबाइंड हो गए, है ना। तो Na प्लस एंड OH माइनस, क्या मिल गया? NaOH। और ये इलेक्ट्रॉन इस H प्लस ने ले लिया बच्चों, ले ली, लेने से क्या मिल गया? हाफ ऑफ हाइड्रोजन। क्या समझ में आया? बोलो बच्चों समझ में आया क्या? अरे बच्चों समझ में आ गया? बोलो, ठीक है ना। तो ये बन गया हमारा। अब देखो बच्चों सुनो, अगर मैं नेक्स्ट लेता हूं बच्चों, ध्यान देना, मैंने लिया बच्चों मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को वाटर से ट्रीट किया, ठीक है बच्चों। तो मैग्नीशियम को वाटर से ट्रीट करने पर हमें मिला बच्चों MgOH2 एंड 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। क्या ये समझ में आया? MgOH की होल ट्वाइस एंड 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। ये रिएक्शन समझ में आई बच्चों कैसे हुई? बोलो, ये रिएक्शन समझ में आई बच्चों कैसे हुई? मुझे बताओ, मैग्नीशियम क्या करता है, कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा बच्चों, करेगा ना। अब मुझे बताओ, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो आपको वाटर के मोल भी कितने चाहिएंगे?
अरे एक इलेक्ट्रॉन लूज करा तो एक चाहिए, दो लूज करेगा तो दो चाहिएंगे, सिंपल सा फंडा। अब देखो बच्चों, ये 2 मोल्स ऑफ H2 है, तो 2H प्लस एंड 2OH माइनस है बच्चों। अब बताओ इनकी रिएक्शन होगी, रिएक्शन होने से देखो बच्चों क्या मिल गया आपको, यहां से देखो बच्चों, प्लस 2OH माइनस MgOH की होल ट्वाइस, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये हाइड्रोजन मिल गया क्या भैया? बोलो बच्चों, ये समझ में आया? तो मुझे बताओ बच्चों, एल्यूमिनियम कितने मोल वाटर से रिएक्ट करेगा? एल्यूमिनियम कितने, एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, पता है ना? तो मैं अगर मान लो एल्यूमिनियम की रिएक्शन लिखूं, 3 मोल्स ऑफ वाटर, है ना बच्चों, क्या ये बना दूंगा मैं? ये आ गया समझ में? आ गया बच्चों? अब एक बहुत ही खतरनाक चीज बताओ मेरे को, अगर मैं आपसे कहता हूं बच्चों मेरे पास है Fe, है ना, आयरन है बच्चों, ठीक है, ये आयरन जब स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है ना, तो स्टीम के साथ रिएक्ट करके इसने ये बनाया बच्चों Fe3O4 एंड 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, है ना। ये ऐसा क्यों किया बच्चों बताओ? इस कंपाउंड को बोलते हैं मैग्नेटाइट, इस कंपाउंड को हम बोलते हैं बच्चों मैग्नेटाइट। तो ये Fe3O4 क्यों बना, कौन समझाएगा? बोलो बच्चों, ये Fe3O4 कैसे बना? भास्कर बता भाई, भास्कर, ये Fe3O4 कैसे बना? भास्कर सुन रहे हो? हाँ भैया, वेरी गुड सानिया सेतिया। देखो बच्चों सुनो, फलोदिया जी, फलोदिया जी सुन रहे हैं क्या आप? प्रज्ञा फलोदिया, ड्यू टू रिडक्शन, देखो बच्चों होता है क्या, ध्यान देना, होता है क्या बच्चों, सुनो अच्छे से, ये Fe है, ठीक है, Fe ने 2 मोल्स ऑफ वाटर से रिएक्ट किया और बन गया फेरस हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन निकल गई। अब देखो बच्चों, Fe ने 3 मोल वाटर से रिएक्ट किया और बन गया फेरिक हाइड्रोक्साइड, ठीक है, 3/2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। देखो बच्चों, पहले तो बना फेरस हाइड्रोक्साइड एंड फेरिक हाइड्रोक्साइड, ये समझ में आ गया? पहले बना बच्चों फेरस हाइड्रोक्साइड एंड फेरिक हाइड्रोक्साइड, लेकिन एक चीज बताओ बच्चों, मैं एक काम करता हूं, आपको पता है क्या कि अपन क्या यूज ले रहे हैं बच्चों, स्टीम यूज ले रहे हैं ना? बोलो बच्चों, यहाँ अपन स्टीम ले रहे हैं ना, स्टीम का मतलब क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि वहां पर आप हाई टेम्परेचर यूज ले रहे हो, स्टीम का मतलब हाई टेम्परेचर हुआ। अब हाई टेम्परेचर में बच्चों पता है क्या क्या होता है? देखो, ये जो हाइड्रोक्साइड बना ना, वो बच्चों आपका ऑक्साइड में टूट जाएगा ऐसे वापस, समझ में आ गया? हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड में चला गया। देखो बच्चों, दो OH ग्रुप थे, दो OH ग्रुप से एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया और ये बन गया। अब मुझे बताओ, इसी तरह से हमारे पास क्या है, फेरिक हाइड्रोक्साइड है। अब ये फेरिक हाइड्रोक्साइड में बच्चों 3 OH है, तो बच्चों 3 OH से तो पूरे तो वाटर के मॉलिक्यूल बनेंगे नहीं, तो हम करेंगे क्या बच्चों, देखो इसमें सुनो, हम इसके 2 मोल ले लेते हैं, है ना, मतलब टोटल 6 ले लिए मैंने, इस तरह से किया बच्चों। अब मुझे बताओ, अगर मैं इसके 2 मोल ले लेता हूं तो क्या मिल गया, Fe2O मिल गया बच्चों, और साथ में मिल गया 3 मोल्स ऑफ H2। अब अगर मैं इन दोनों ऑक्साइड्स को एक साथ लिखूं, कैसे लिखूंगा बच्चों, देखो FeO एंड Fe2O3, तो हमें मिल गया बच्चों Fe3O4। क्या समझ में आया? अरे बच्चों समझ में आया ये रिएक्शन कैसे हुई? वापिस सुनो, हम क्या कह रहे हैं, देखिए बच्चों, मेटल है तो वाटर से रिएक्ट किया, तो वाटर से रिएक्ट करने के बाद इन्होंने पहले बनाया तो हाइड्रोक्साइड ही है। देखो
इन्होंने पहले वाटर से रिएक्ट करके बच्चों हाइड्रोक्साइड ही बनाया है, ठीक है। लेकिन बच्चों आप इस कंडीशन में यूज क्या कर रहे हो, इस कंडीशन में यूज क्या कर रहे हो बच्चों, पता है क्या? अरे अभी यूज क्या कर रहे हो, स्टीम यूज कर रहे हो। स्टीम का मतलब समझते हैं? स्टीम का मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर बहुत हाई हुआ ना। और हाई टेम्परेचर पे क्या होता है बच्चों, जो हाइड्रोक्साइड बना वो वाटर के मॉलिक्यूल एलिमिनेट करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर के मॉलिक्यूल एलिमिनेट करके वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। समझ में आया? तो आयरन के दो ऑक्साइड बनते हैं बच्चों, फेरस ऑक्साइड एंड फेरिक ऑक्साइड, और इन दोनों को अगर अपन कंबाइंड फॉर्म में लिखें तो हमें मिल गया Fe3O4। इज इट क्लियर? बोलो बच्चों, समझ में आ गया क्या? आ गया सबको? आ गया? इसका मतलब क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो भी मेटल्स स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे, जो भी मेटल स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे, है ना, तो स्टीम के साथ रिएक्ट करने वाले मेटल, बोलो बच्चों, हाइड्रोक्साइड बनाएंगे या ऑक्साइड बनाएंगे? बताओ बच्चों, स्टीम के साथ रिएक्ट करने वाले मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएंगे या ऑक्साइड बनाएंगे? समझ में आ गया क्या? बोलो बच्चों, समझ में आ गया क्या? ठीक है, देखो बच्चों सुनो। तो सपोज अगर मुझे मान लीजिए पीबी के साथ रिएक्शन करवानी है, ठीक है बच्चों, तो पीबी ने वाटर के साथ रिएक्शन की, पहले बन गया बच्चों देखो PbOH2 बन गया, पीबी का हाइड्रोक्साइड बन गया बच्चों, ठीक है। अब देखो बच्चों इसको हीट कर दें तो ये कन्वर्ट हो गया बच्चों PbO, और ये H2O निकल गया वापस, निकल गया क्या? अरे बोलो बच्चों, ये H2O निकल गया वापस। इसी तरह से देखो बच्चों सुनो, मेरे पास जैसे टिन है ना, तो टिन ने, मैं सीधा लिखता हूं बच्चों, टिन ने रिएक्शन की और ये बन गया SnO2, और ये हाइड्रोजन यहां से रिलीज हो गई। क्या समझ पा रहे हैं बच्चों? डिफरेंस समझ में आया कि कब हाइड्रोक्साइड बनाएंगे और कब ऑक्साइड बनाएंगे, कब हाइड्रोक्साइड बनेगा और कब ऑक्साइड बनेगा? क्या मेरी बात आपके दिमाग में बैठी, बैठ गई बच्चों? बोलो, अरे बच्चों बैठ गई क्या? ठीक है, चलिए अब देखो बच्चों सुनो। अब ये हो गया हमारे पास फ्रॉम मेटल्स, ये हुआ बच्चों अभी तक फर्स्ट, है ना। अब मैं चलता हूं बच्चों सेकंड में, ठीक है। सेकंड में अच्छा एक चीज यहाँ पे लिख देते हैं पहले पर, है ना, मैं ये पॉइंट लिख देता हूं बच्चों। व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद स्टीम देन metal oxides will form because forming metal hydroxide, forming metal hydroxide converts into metal oxide by elimination of H2O। अब ये सुनाएगा बच्चों, ये एलिमिनेट क्यों कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, है ना। ये एलिमिनेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है बच्चों, ठीक है। अब आओ बच्चों अपन चलते हैं नेक्स्ट सेकंड पर, है ना। अपन लेते हैं बच्चों बाय यूजिंग मेटल हाइड्राइड। ये समझना बच्चों, मेटल हाइड्राइड का फंडा समझते हैं। मेटल हाइड्राइड जानते हो बच्चों किसको बोलते हैं? मेटल हाइड्राइड जानते हो बच्चों, ठीक है। अब देखो बच्चों सुनो, हमें क्या करना है, हमने बच्चों देखो सुनो, ये लिया मेटल हाइड्राइड NaH, ले सकते हैं बच्चों। अब देखो बच्चों, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? आपको मैंने कभी एक चीज बताई थी क्या बच्चों, कि हाइड्रोजन जब भी किसी मेटल के साथ कनेक्ट हो तो उस हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आती है? हाइड्रोजन जब कभी भी मेटल के साथ जुड़ी हुई हो तो उस हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 आती है बच्चों, पता है क्या?
देखो आपने इसके नाम में यूज किया आइड। आइड का मतलब समझते हैं? आइड का मतलब समझते हो? किसी के ऊपर आइड कब लगता है? जब वो नेगेटिव चार्ज हो। अब देखो बच्चों सुनो, आप किसी भी कंपाउंड का इस तरह से हाइड्रोलिसिस कर रहे हो, एक बात आप हमेशा दिमाग में फिट कर लो बच्चों कि जब भी आपको इस तरह से हाइड्रोलिसिस करना हो तो जितने टोटल पॉजिटिव या जितना टोटल नेगेटिव होता है ना, उतने ही वाटर के मॉलिक्यूल काम आएंगे, है ना? या तो सिर्फ पॉजिटिव देख लो या सिर्फ नेगेटिव देख लो। तो मुझे बताओ बच्चों, NH के केस में कितने वाटर के मोल काम आएंगे? 1 काम आएगा बच्चों। देखो मैंने ये 1 ले लिया बच्चों, ठीक है। और कैल्शियम हाइड्राइड के केस में कितने काम आएंगे? बोलो बच्चों, 2 काम आएंगे। आएंगे बच्चों? अच्छा, प्लस माइनस, प्लस और माइनस। अब देखो बच्चों, ये प्लस वाला इस माइनस के साथ और ये माइनस वाला इस प्लस के साथ चला जाएगा, चला जाएगा बच्चों। तो देखो बच्चों क्या क्या मिल गया, NaOH प्लस हाइड्रोजन। यहाँ क्या मिल गया देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड N2 हाइड्रोजन। क्या आपको बात समझ में आई? बोलो बच्चों, आपको बात समझ में आई? अरे बच्चों समझ में आई क्या? अब देखो बच्चों, ये जो CH2 है ना, CH2 को पता है क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं बच्चों हाइड्रोलिथ, बोलते हैं बच्चों। अच्छा, इस हाइड्रोलिथ का यूज पता है क्या क्या है? इस हाइड्रोलिथ का यूज पता है क्या है बच्चों? हमारी आर्मी आपको पता होगा बहुत ही हाइट पे रहती है, और अभी तो आपने देखा होगा कि जैसे अभी चाइना से हमारा बहुत ज्यादा खराब चल रहा है ना मामला। अभी LAC पे चाइना के साथ हमारे रिलेशंस कितने अच्छे नहीं हैं। तो आपको पता है आर्मी को बहुत हाइट पर रहना पड़ता है। अब हाइट पर उनको हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है ना बच्चों? हाइट पर हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि हाइड्रोजन एक बहुत अच्छा फ्यूल भी होता है, ठीक है। हाइड्रोजन का यूज वेल्डिंग में भी किया जाता है, ऑक्सी हाइड्रोजन वेल्डिंग। तो बच्चों जो हायर एल्टीट्यूड पर जो आपकी आर्मी रहती है ना, एल्टीट्यूड पर है ना, तो हाइट पे जो आर्मी रहती है, अगर उसको हाइड्रोजन जनरेट करना है तो वो हाइड्रोजन को जनरेट करने के लिए बच्चों इस हाइड्रोलिथ का यूज करती है। इसका यूज करती है बच्चों, पता लग गया? जो आर्मी जो हाइट पे रहती है उसको अगर हाइड्रोजन चाहिए तो वो हाइड्रोलिथ का यूज करेगी। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि which compound is used for the production of hydrogen at a very height by army person, है ना? बहुत ही ज्यादा हाइट पर, है ना, अगर आपको हाइड्रोजन जनरेट करनी है तो हम हाइड्रोलिथ का यूज करते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखो सुनो, CaH2 is used in the production of hydrogen at higher altitude, ठीक है बच्चों, है ना बच्चों? अरे विश्वजीत, यूज कर सकते हैं लेकिन कैल्शियम हाइड्राइड देख हाइड्रोजन ज्यादा दे रहा है। अब देखो बच्चों, यहां एक चीज समझने की कोशिश करना, यहां एक चीज समझाता हूं, अच्छे समझना। देखो बच्चों, जैसे मेरे पास एक सोडियम है, एक सोडियम हाइड्राइड है बच्चों। एक मेटल है और एक उसी मेटल का हाइड्राइड है, दिख रहा है क्या? एक मेटल है और एक उसी मेटल का हाइड्राइड है। अभी थोड़ी देर पहले हमने इसको वाटर से रिएक्ट करवाया था क्या? थोड़ी देर पहले हमने सोडियम को वाटर से रिएक्ट करवाया था बच्चों, क्या मिला था देखो, NaOH प्लस हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन। और NaH को भी हमने वाटर से रिएक्ट करवा दिया, तो क्या मिल गया बच्चों? NaOH और हाइड्रोजन मिल गया। देखो बच्चों, अगर आप दोनों रिएक्शन में देखो ना, तो क्या फाइनल प्रोडक्ट एक जैसे हैं क्या? फाइनल प्रोडक्ट एक जैसे है क्या? है बच्चों? अच्छे से दिख रहा है? क्या डिफरेंस दिख रहा है इसमें? एक छोटा सा माइन्यूट सा डिफरेंस आपको दिख रहा होगा, बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है इसके अंदर। कि देखो बच्चों, यहां पर हाइड्रोजन के हाफ मोल बने तो यहां पर 1 मोल बना, बना कि नहीं बना बच्चों? बना। आई बात समझ में? यानी मेटल हाइड्राइड से जो हाइड्रोजन मिलती है वो मेटल के कंपैरिजन में डबल हुई ना,
बोलो बच्चों, मेटल हाइड्राइड से जो हाइड्रोजन मिलती है वो मेटल से मिलने वाले हाइड्रोजन से डबल हुई कि नहीं हुई? बोलो बच्चों। तो अपन कह सकते हैं, देखो बच्चों, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए मेटल हाइड्राइड क्या होगा? ट्वाइस ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम सेम मेटल। बोलो बच्चों, ये बात समझ में आएगी क्या? बोलो, ये दिमाग में बैठ गया जो मैंने लिखा है? अरे बच्चों, दिमाग में बैठ गया क्या? अच्छा, अब बताओ, मेरे पास ये कैल्शियम है, ठीक है? तो कैल्शियम से हमने बच्चों ये बनाया। आप बताओ, कैल्शियम से 1 मोल हाइड्रोजन मिली है मिली है बच्चों? तो अब बताओ, कैल्शियम हाइड्राइड से कितने मोल हाइड्रोजन मिलेगी? बताओ बच्चों, 2 मोल मिलेगी क्या? बोलो बच्चों, ये क्लियर हो गया? अब मुझे बताओ बच्चों, अगर मोल डबल मिले तो वॉल्यूम भी डबल हुआ क्या? अरे बोलो बच्चों, मोल अगर डबल है तो वॉल्यूम भी तो डबल होगा ना, क्योंकि मोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। अगर आपने सेम टेम्परेचर और प्रेशर लिया तो वॉल्यूम भी कह सकते हैं बच्चों। देखो बच्चों, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए मेटल हाइड्राइड ट्वाइस इनटू वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम सेम मेटल। क्या समझ में आया बच्चों? बोलो, क्या आपको समझ में आया? आ गया? पक्का? ये आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों एग्जाम में। चलिए, हमने बच्चों कर लिया सेकंड, मेटल हाइड्राइड। अब आओ बच्चों, नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं अपन, नेक्स्ट थर्ड लेते हैं। बाय यूजिंग नेचुरल गैस। ठीक है बच्चों? अब मुझे बताओ बच्चों, अगर मैं इसको नेचुरल गैस बोल रहा हूं तो ये कौन सा गैसियस कंपाउंड है? बताओ बच्चों, ये कौन सा गैसियस कंपाउंड है? नेचुरल गैस किसको बोलते हैं बच्चों, जानते हो क्या? नेचुरल गैस किसको बोलते हो बच्चों, जानते हो क्या? मीथेन को बोला जाता है। देखो बच्चों, मीथेन जो है वो नेचुरल गैस है, ठीक है बच्चों? हम उसको स्टीम से ट्रीट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। देखो, निकल याद कैसे रखोगे? हमने नेचुरल गैस यूज लिया बच्चों, ठीक है ना? नेचुरल गैस का एन, और इसको यहां से याद कर लेना भैया, ठीक है ना? ऐसे याद करेंगे। अब देखो बच्चों क्या होगा अगर आप इनको ध्यान से देखो तो देखो बच्चों क्या होगा, ये ऑक्सीजन इसकी जगह जा सकती है बच्चों, जा सकती है, और ये हाइड्रोजन इससे निकल जाए। निकलते देखो बच्चों, क्या हमें ये मिल गया क्या? बोलो बच्चों, हमें एक गैसियस मिक्सचर मिल गया क्या? बोलो बच्चों अरे बोलो बच्चों, समझ में आ गया क्या? अब देखो बच्चों सुनो, हम क्या कहते हैं कि जो हमारा ये मिक्सचर है बच्चों, मिक्सचर ऑफ CO प्लस H2 इज नोन एज वाटर गैस। तो वाटर गैस बोलते हैं बच्चों। वाटर गैस क्यों बोला, कौन बताएगा? अरे बच्चों, बहुत सिंपल है। देखो, आपने इसको बनाने के लिए क्या किया, स्टीम को यूज किया है ना? अरे बोलो बच्चों, स्टीम को यूज किया है ना? अच्छा, वाटर गैस बोल सकते हैं, इसी को अपन सिन गैस बोल सकते हैं, इसी को अपन सिंथेसिस गैस बोल सकते हैं। ये सिन या सिंथेसिस क्यों बोला, बता सकते हो? बोलो बच्चों, इसको सिन या सिंथेसिस क्यों बोला? देखो, इसलिए बोला बच्चों, इस गैसियस मिक्सचर का यूज बहुत सारे हाइड्रोकार्बन
और बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के सिंथेसिस में किया जाता है, उनके फॉर्मेशन में किया जाता है। समझ में आई बात? मैंने क्या बोला बच्चों, समझ में आया? सिंथेसिस का मतलब इसका कोई सिंथेटिक यूज होगा, है ना। देखो मैं क्या लिख रहा हूं कि वाटर गैस is used in the synthesis of various hydrocarbon and मिथेनॉल। मेनली बच्चों मिथेनॉल बनाते हैं, है ना। एंड दैट्स व्हाई इट इज also known as सिंथेसिस गैस। आ गया बच्चों समझ में? बोलो, अरे बच्चों समझ में आ गया क्या? अब देखो बच्चों सुनो, नेक्स्ट चलते हैं बच्चों अपन, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं बच्चों बाई लाइन वाटर। ठीक है बच्चों, हमें इलेक्ट्रोलाइसिस करना है। जो इलेक्ट्रोलाइसिस समझते हो क्या? इलेक्ट्रोलाइसिस समझते हैं आप? देखो बच्चों क्या करोगे, हमारे पास ये वाटर है बच्चों, ठीक है। हमने बच्चों इसमें क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी पास की। तो इलेक्ट्रिसिटी पास करके हम इसके आयोनाइजेशन को बढ़ा सकते हैं बच्चों। वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करके हम इसके आयोनाइजेशन को बढ़ा सकते हैं क्या? बोलो बच्चों, बढ़ा सकते हैं। अब देखो बच्चों क्या होगा, अगर मैं बात कैथोड की करूं, तो कैथोड में बच्चों कौन जाता है? कैटाइन जाता है क्या? तो कैथोड पे कौन से कैटाइन गए? H+ गए, और कन्वर्ट हो गया बच्चों ये इस तरह से हो गया। अब बताओ बच्चों, एनोड पर कौन जाएगा? OH-। ये OH- ने देखो बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया और कन्वर्ट हो गया H2O एंड हाफ O2। समझ में आया? OH वाला कैसे? देखो बच्चों ये 2 OH है, तो 2 OH से एक तो वाटर बन गया, बन गया क्या? 2 OH से एक वाटर बन गया, पीछे क्या बचा? ऑक्सीजन बच गई। आ गई क्या बच्चों समझ में बात? अरे बच्चों समझ में आ गई क्या? आ गया समझ में? बोलो। ठीक है, चलिए अब देखो बच्चों सुनो नेक्स्ट। बच्चों टॉपिक को थोड़ा ढंग से पढ़ लो, क्योंकि ये एनोड दिख नहीं रहा तेरे को? विश्वजीत लिखा हुआ ना एनोड? हाँ भैया। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं, बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl। अरे विश्वजीत समझाया ना भाई मेरे, कि इस 2 OH ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, ये 2 OH में कन्वर्ट हो गए। अब ये 2 OH मैंने यहां लिख के क्या किया है, ये वाटर निकाला और पीछे ये एक ऑक्सीजन बच गई ना, इस ऑक्सीजन को मैं हाफ O2 लिख रहा हूं। अब इसमें क्या नहीं समझ में आया तेरे को? और आगे है क्या? हाँ भैया देखो सुनो, हमें इलेक्ट्रोलाइसिस करना है एक्वस NaCl का, ठीक है। तो एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे अपन। कैसे करेंगे? देखो बच्चों सुनो, हमने बच्चों ये NaCl है, ठीक है, ये एक्वस स्टेट में। तो जैसे ही हमने इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की, क्या बच्चों ये इस अपने आइंस में जाएगा? जाएगा बच्चों? जाएगा क्या? बोलो। अब देखो बच्चों सुनो, अगर मैं एनोड पे जाऊं, तो एनोड पे क्या होगा? देखो बच्चों ये Cl- ये चला गया, ये हो गया Cl2O2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों कैथोड पर कौन गया?
Na+ गया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, ये सोडियम में कन्वर्ट हो गया। बोलो बच्चों, अब मुझे बताओ, सोडियम आपको पता है बहुत रिएक्टिव मेटल है ना, सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल है बच्चों, अभी पढ़ा था। अरे एस ब्लॉक की मेटल्स बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है। ये बच्चों आपने देखा था कि वाटर से रिएक्ट करके ये क्या बना देगा, बताओ बच्चों। वाटर से जैसे ही रिएक्ट करेगा क्या बन जाएगा, आपको मिल जाएगा बच्चों NaOH एंड हाफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। मिल गई क्या? बोलो बच्चों, सोडियम ने वाटर से रिएक्ट करके NaOH और हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन बना दिया क्या? बच्चों समझ में आ गई? हाइड्रोजन समझ में आ गई? विश्वजीत तेरे को समझ में आया क्या? विश्वजीत? हाँ भैया, तो ये हमने बात किया बच्चों इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl किया बच्चों, ठीक है। अब देखो बच्चों, अपन आगे चलते हैं। तो आगे मैं ले रहा हूं बच्चों इंडस्ट्रियल प्रोसेस, ठीक है ना। मैंने लिया बच्चों इंडस्ट्रियल प्रोसेस, ठीक है ना। तो इंडस्ट्रियल प्रोसेस में सबसे पहले लेते हैं बच्चों अपन लेंस प्रोसेस, ठीक है ना। कौन सा प्रोसेस ले रहे हैं बच्चों? लेंस प्रोसेस ले रहे हैं। अब ये लेंस प्रोसेस क्या होता है? ये लेन बच्चों एक्चुअली साइंटिस्ट का नेम है ना। ये जो लेन है वो साइंटिस्ट का नेम है। देखो बच्चों क्या करेंगे, अच्छे से समझो। देखो होता क्या बच्चों, जैसे मेरे पास ये मान लीजिए एक आयरन का पाइप है, ठीक है। बोलो बच्चों, ये आयरन का पाइप है, आप इसको ऐसे समझ लो, ये आयरन के पाइप की एक लाइन है। लाइन को लेन बना दिया मैंने, लेन को लाइन बना दिया। अरे पाइपलाइन होती है बच्चों, पाइपलाइन होती है क्या? अरे वाटर की पाइपलाइन जानते हो क्या? अरे सारी सो रहे हो तुम, थोड़ा क्लास में एक्टिव रहा करो बच्चा, वैसे ही ऑनलाइन है और वैसे ही तुम ध्यान दे ही नहीं रहे। ये देखो बच्चों, ये आयरन का है मान लीजिए, ठीक है। इसमें से बच्चों मैंने क्या किया, स्टीम पास की, ठीक है ना। क्या पास की मैंने? स्टीम पास की, है ना बच्चों। आप मुझे बताओ आयरन की स्टीम के साथ रिएक्शन में बढ़ा चुका हूं क्या? आयरन की स्टीम के साथ रिएक्शन में बढ़ा चुका हूं। देखो बच्चों क्या हुआ था, याद करो, 3Fe4H2O, याद है बच्चों। ये आपका गैसेस फेज था और आपको क्या मिला, Fe3O4 and 4H2, ऐसा मिला था क्या? अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था। बोलो बच्चों, अब देखो क्या होगा कि जब यहां से ये बाहर निकलेगा तो बाहर क्या निकलेगा बच्चों, बाहर आपको हाइड्रोजन मिलेगी, मिलेगी। लेकिन जो ये आयरन था, अब वो आयरन किस में कन्वर्ट हो चुका है? बोलो बच्चों, आयरन अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो चुका है। तो देखो बच्चों क्या होगा कि यहाँ जो आयरन है ना बच्चों, इसके ऊपर अब यहाँ पर आपको ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी। ये किसकी लेयर बन गई? यहाँ पर किसकी लेयर बन गई बच्चों? देखो ये लेयर बन गई लेयर ऑफ ऑक्साइड, बन गई बच्चों। क्या ये समझ में आया? क्या ये मामला आपको समझ में आया बच्चों? आ गया। अब देखो बच्चों, एक ये बन तो गया हमारे पास आयरन का ऑक्साइड। अब मुझे इस आयरन के ऑक्साइड को वापस आयरन में कन्वर्ट करना है। क्या करना है बच्चों? आयरन के ऑक्साइड को वापस किस में कन्वर्ट करना है ना। बोलो बच्चों, बेटा कलर चेंज होगा माधुरी कोठारी, हमें इस आयरन के ऑक्साइड को वापस आयरन में कन्वर्ट करना है। तो मुझे बताओ इसमें से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हटानी पड़ेगी बच्चों। बोलो, ऑक्सीजन का रिमूवल क्या होता है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? रिडक्शन होता है बच्चों। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन होता है।
तो देखो बच्चों हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा Fe3O4 बना हुआ है, ठीक है बच्चों, इसको हमने ट्रीट किया बच्चों वाटर गैस के साथ। किससे ट्रीट किया? वाटर गैस के साथ, ठीक है। तो हमें क्या क्या मिल गया देखो, CO2 प्लस वाटर। अब कैसे मिल गया चेक करो, देखो ये Fe3O4 है बच्चों, 3 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या मिल गया देखो 3Fe एंड 3, एक मिनट बच्चों 4CO2 ले लो, 4CO काम आ जाएंगे हमारे पास, है ना। तो हमें क्या मिल गया बच्चों 4CO2। ये समझ आया बच्चों? इसने अपनी ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड को दे दी। इसी तरह से देखो बच्चों ये Fe3O4, ये मोल है मेरे पास 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है बच्चों, इसने इसको दे दिया बच्चों, और क्या मिल गया 4 मोल्स ऑफ वाटर। बोलो बच्चों आयरन आपका वापस रीजनरेट हो गया क्या? बोलो बच्चों आयरन आपका वापस रीजनरेट हो गया? हो गया क्या? अब इस आयरन में वापस स्टीम पास करेंगे, वापस आपकी हाइड्रोजन जनरेट हो जाएगी और फिर वो मैग्नेटाइट में कन्वर्ट हो गया। तो ये प्रोसेस आपको क्या करना है बच्चों, कंटिन्यूअसली रिपीट करते चल रहा है। समझ में आया बच्चों? बोलो बच्चों। तो देखो अपन क्या कहेंगे, याद रहेगा बच्चों, हमने लेन को क्या बनाया? हमने लेन को क्या बनाया है? अरे लेन को क्या बना दिया कौन सी? कौन सी लाइन बना दी? वाटर वाली पाइपलाइन बना दी। अरे वाटर वाली पाइपलाइन बना दी ना, हम वाटर ही तो पास कर रहे हैं। अरे बोलो बच्चों वाटर ही तो पास कर रहे हैं इससे। हाँ ये जरूर है कि हम वाटर के बजाय स्टीम पास कर रहे हैं, कर तो रहे ना, याद रहेगा? अरे बोलो बच्चों याद रहेगा क्या? देखो बच्चों क्या, when steam is passed through iron pipe, then iron oxide is formed along with हाइड्रोजन। ये बन रहा है बच्चों, आयरन का ऑक्साइड बना और आपको साथ में हाइड्रोजन मिल गई। अब देखिए बच्चों अपन क्या बोलेंगे, आयरन ऑक्साइड is treated with water gas to convert it into Fe again। बोलो बच्चों ये समझ में आ गया? ये लॉजिक समझ में आ गया क्या? तो बच्चों इंडस्ट्रियल प्रोसेस में पहला हुआ लेंस प्रोसेस, याद रहेगा? बोलो बच्चों लेंस प्रोसेस लाइन वाला है, वाटर लाइन वाला है। अच्छा निकल एज ए कैटलिस्ट कहां काम आया? निकल एज ए कैटलिस्ट कहां काम आया, याद है क्या? बोलो बच्चों निकल एज ए कैटलिस्ट कहां काम आया था? नेचुरल गैस में काम आया था। बच्चों याद करो साथ साथ में, है ना। चलो बच्चों अब देखो बच्चों, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट बी में। नेक्स्ट मैंने लिया बच्चों बोस प्रोसेस। कोई इसको बोस बोलता है, कोई इसको बास बोलता है, जो भी है हम इसको बोस बोलेंगे। तो बोस प्रोसेस ही है। अब ये बोस प्रोसेस क्या है इसको समझते हैं बच्चों। देखो कैसे, सुनो बोस प्रोसेस में क्या मामला है। हमने लिया बच्चों कार्बन, कार्बन को अपन कोक या कोल बोलते हैं क्या? कार्बन को कोक या कोल बोला जा सकता है। कोल की माइनिंग होती है, पता होगा आपको, कोल की माइंस होती है बच्चों। अब देखो बच्चों क्या करेंगे, हम इसके ऊपर स्टीम पास करेंगे। क्या पास करेंगे? इसमें से क्या पास करेंगे बच्चों? स्टीम को पास कर रहे हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ बच्चों,
आपको पता है क्या? कार्बन एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। कार्बन एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है ना? क्या आप इस बात को जानते हो? क्या आप मेरी इस बात को जानते हो क्या? आपने कभी ऐसा पढ़ा है बच्चों? देखो सुनो, मैं आपको बताता हूं, आप अभी एग्री करेंगे इस चीज को। ये Fe2O3 है, ये कार्बन से रिएक्ट करा और कार्बन से रिएक्ट करके 2Fe and 3CO। क्या ऐसा आपने कभी बनाया? ये ऑक्सीजन इस कार्बन को मिल जाती है कि नहीं मिल जाती? मिल जाती है ना? तो अब मुझे बताओ बच्चों, कोक को जब आपने वाटर से रिएक्ट करवाया तो क्या क्या बनेगा बताओ, फटाफट बता दो। कोक को जब आपने वाटर से रिएक्ट करवाया तो क्या क्या मिल गया, जल्दी बताओ। अरे Fe2O3 की जगह कौन है? Fe2O3 की जगह कौन है? अब वाटर है। देखो बच्चों, ये इसको मिल जाएगा, मिल गया बच्चों। जैसे इसको मिल गया तो देखो बच्चों हमने क्या किया, हमने इसको ये बना दिया बच्चों, CO प्लस हाइड्रोजन। मिल गया बच्चों। ये हमें क्या मिल गई? ये कौन सी गैस बनी बच्चों, बताओ? ये कौन सी गैस बनी? अभी इसको याद करो, वाटर गैस बन गई बच्चों। अब देखो बच्चों, इस वाटर गैस को हम क्या करते हैं बच्चों, देखो ये जो हमें वाटर गैस मिली, हम उसको स्टीम से ट्रीट करते हैं। किससे ट्रीट करते हैं? वापस स्टीम से ट्रीट करेंगे। ठीक है बच्चों? अब देखो बच्चों, जब हम इसको स्टीम से ट्रीट करेंगे तो हम यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों, जिंक ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड ये एज ए कैटलिस्ट काम में लेते हैं। अब एक बात बताओ बच्चों, कार्बन अभी मोनोऑक्साइड है, क्या कार्बन डाइऑक्साइड में भी कन्वर्ट होता है क्या? अरे बोलो बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड में भी कन्वर्ट होता है क्या? होता है ना? तो ये क्या करेगा बच्चों, इससे ऑक्सीजन को छीन लेगा। छीन लिया, और छीनते ही बच्चों ये मिल गया हमें। मिल गया क्या? बोलो बच्चों, अरे ये मिल गया क्या? बोलो, ये बात समझ में आ गई? अब देखो बच्चों, ये जो गैसियस मिक्सचर बना ना, इस गैसियस मिक्सचर को हम क्या करते हैं, इसको अपन क्या करेंगे, एक वाटर के टैंक में से पास करेंगे। देखो बच्चों, हमने इसमें क्या कर रखा है, इस गैसियस मिक्सचर को, ठीक है, एक वाटर टैंक से पास करेंगे। कैसे करेंगे? देखो बच्चों, ये वाटर टैंक है, ठीक है, ये मैंने इसमें वाटर ले रखा बच्चों, ठीक है। अब एक चीज बताओ बच्चों, हमारे पास दो गैसेज हैं, कौन कौन सी? कौन कौन सी गैसेज है बच्चों? हाइड्रोजन और CO2। इन दोनों में से कौन सी गैस आपकी वाटर में सोल्यूबल हो जाएगी, जल्दी से बताओ। कौन सी गैस सोल्यूबल हो जाएगी वाटर के अंदर? CO2 सोल्यूबल होती है बच्चों, पता है क्या? तो देखो बच्चों क्या होगा, CO2 तो इसके अंदर चली गई, है ना बच्चों? ये जो CO2 है वो तो बच्चों यहाँ आ गई, हो गई बच्चों क्या, सोल्यूबल, है ना, इन वाटर। ये तो जानते हो बच्चों, आप कोल्ड ड्रिंक और पीते हो तो उसमें CO2 होती है ना, और H2 जो होती है बच्चों ये सॉल्युबल होगी नहीं। तो H2 क्या करेगी बच्चों, ये यहाँ पर इसके ऊपर ऊपर रहेगी, ठीक है ना। तो ऊपर जो यहाँ पर जो आपके गैसियस मोल्स हैं, ये कौन है? ये हाइड्रोजन है बच्चों। क्या समझ में आ गया? तो हाइड्रोजन अलग हो गई, CO2 डिसोल्व हो गई। बोलो बच्चों, समझ में आ गया क्या? बोलो, अरे बच्चों समझ में आ गया? अब देखो बच्चों, इस प्रोसेस को अपन लिखेंगे क्या, इस प्रोसेस का नाम क्या लिखेंगे? देखो बच्चों सुनो, हम क्या कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग syngas from coal is known as coal gasification। ठीक है ना? देखिए, जो आप सिन गैस बना रहे हो, है ना, किससे बना रहे हो बच्चों?
ये जो सिन गैस या सिंथेसिस गैस या जो वाटर गैस बनाई वो किससे बनाई आपने? बोलो बच्चों, किससे बनाई? कोल से बनाई ना। तो इसीलिए इसका नाम हमने क्या लिख दिया? कोल गैसिफिकेशन। गैसिफिकेशन वाला समझ गया? कोल को हमने एक गैसियस मिक्सचर में कन्वर्ट कर दिया। बोलो बच्चों, समझ में आया? हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया? एक गैसियस मिक्सचर में कन्वर्ट कर दिया। बच्चों समझ में आ गया? अब देखो बच्चों, एक बात सुनो, होता है क्या बच्चों, देखो जैसे ये चैप्टर आते हैं ना, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, तो ज्यादातर बच्चे इन चैप्टर को क्या करते हैं? लाइटली लेते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन अभी अगर आप थोड़ा प्रेजेंट सिनेरियो देखें तो नीट और जेई के अंदर इन चैप्टर से अब क्वेश्चन आने लग गए कंटिन्यूअसली, और ज्यादा आने लग गए। समझ में आ रही है बात? तो बच्चों इनको थोड़ा ध्यान से पढ़ो, ये छोटे छोटे चैप्टर है, कोई ज्यादा बड़े चैप्टर नहीं है, बहुत फटाफट जल्दी जल्दी खत्म हो जाते हैं ये। तो अगर आप रियली में सीरियस हैं कि आपको सेलेक्ट होना है तो इन चैप्टर्स को आप छोड़े नहीं, क्योंकि ये चैप्टर बड़े इंपॉर्टेंट है ना? कंपटीशन में इनसे क्वेश्चन आते हैं, है ना? आपको ऐसा लगेगा कि यार ये चैप्टर तो थ्योरेटिकल है, तो बच्चों जब न्यूमेरिकल आता है तो कौन से आप तीर मार लेते हो? बताओ तो सही, कौन सा न्यूमेरिकल में आपको बहुत अच्छा करते हो? थ्योरी आपको आती है और न्यूमेरिकल, है ना? हो गया बच्चों? अब देखो बच्चों सुनो, अगर मैं बात करता हूं प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन, देखो बच्चों एक बात दिमाग में फिट कर लो, जो चीज हमें एनसीईआरटी में दे रखी है ना, वो हमें एकदम अच्छे से आनी चाहिए। अगर आपका मेन मोटिव सेलेक्ट होना है कि आपको आपका टारगेट सेलेक्ट होना है नीट या जेई में, तो बच्चों आपकी एनसीईआरटी की एक एक लाइन आनी चाहिए। और आप अगर 11th 12th पास होना है ना, तो वो तो बच्चों आजकल कोई फेल करता भी नहीं है ना? आजकल कोई फेल करते भी नहीं है, तो आप नहीं पढ़ोगे तो भी पास हो जाओगे, ठीक है ना? अब देखो बच्चों, प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टीज में देखो बच्चों, इसका कोई कलर नहीं है ना? कोई इसका स्पेसिफिक टेस्ट नहीं होता कि ये मीठी है या खट्टी है, कुछ भी नहीं है ना? कोई इसकी ऑर्डर नहीं होती है, ठीक है ना? कोई इसकी ऑर्डर नहीं होती है बेटा, स्टेप वाइज कुछ नहीं है ऐसा, कैसे यूज कर सकते हो आप, ठीक है? अच्छा अब देखो बच्चों सुनो, ये कलरलेस है, टेस्टलेस है, ऑर्डरलेस है, ठीक है? फिर देखो बच्चों, इनसोल्यूबल इन वाटर, ये वाटर में इनसोल्यूबल थी, ये वाटर में इनसोल्यूबल थी बच्चों, अभी अपने इस कंसेप्ट का यूज किया। अब देखो बच्चों सुनो, मोस्ट इनफ्लेमेबल गैस है ये नेचर की, इनफ्लेमेबल समझते हो बच्चों? अरे इनफ्लेमेबल समझते हो बच्चों? जानते हो क्या? बोलो। इनफ्लेमेबल का मतलब होता है बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं। आपने कभी पेट्रोल या डीजल का आपने टैंक जाते हुए देखा होगा, उसके ऊपर लिखा हुआ ना इनफ्लेमेबल, है ना? तो अब देखो बच्चों, ये बहुत ज्यादा इनफ्लेमेबल है। रीजन देखो बच्चों, इसके 140 से 143 किलो जूल एनर्जी पर ग्राम हाइड्रोजन से मिल जाती है ना? समझ में आ रही है बात? मोस्ट इनफ्लेमेबल क्यों बोला मैंने? अगर आप 1 ग्राम हाइड्रोजन का कंबर्शन करते हो बच्चों, तो इससे इतनी एनर्जी मिलती है। देखो 142 से 143, बहुत ज्यादा है ना? जबकि आपको पता है बच्चों, जो हमारी नेचुरल गैस होती है ना, उनसे जो एनर्जी मिलती है वो मुश्किल से 30 to 40 के आसपास होती है। अरे बच्चों समझ रहे हो क्या? जो हम यूज लेते हैं सीएनजी, और उनकी मुश्किल से 30 to 40 होती है, और ये कितनी देर है बच्चों? 140 to 143। आपने बच्चों कभी हाइड्रोजन बॉम्ब के बारे में सुना है? हाइड्रोजन बॉम्ब के बारे में सुना है ना? आपको पता होगा ये बहुत ही खतरनाक होता है। हाइड्रोजन बॉम्ब बहुत खतरनाक होता है। अगर हाइड्रोजन बॉम्ब आपने डाल दिया तो हो सकता है पूरी दुनिया तबाह हो जाए, है ना? पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। अब रीजन समझ में आ गया कि सोचो बच्चों, 1 ग्राम हाइड्रोजन ने अगर इतनी एनर्जी जनरेट की, तो भाई साहब हालत खराब हो जाएगी, ठीक है ना? समझ में आई बात? अब देखो बच्चों सुनो, ठीक है ना? अब हम क्या करेंगे, देखो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। देखो बच्चों, इसका बॉइलिंग पॉइंट है
-252 डिग्री सेल्सियस। इसका फ्रीजिंग पॉइंट है -260 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, बहुत ही कम है ना बच्चों। और इसका बच्चों क्रिटिकल जो टेम्परेचर है वो बच्चों देखो ये है। ये क्रिटिकल टेम्परेचर कहीं बढ़ाया क्या? ये क्रिटिकल टेम्परेचर मैंने आपको कहीं बढ़ाया क्या बच्चों? अरे क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ाया था, याद करो, स्टेट ऑफ मैटर में बढ़ाया था बच्चों मैंने। अब मुझे बताओ, क्रिटिकल टेम्परेचर का ज्यादा होना अच्छा रहता है या कम होना अच्छा रहता है फॉर लिक्विफिकेशन? हाई होना अच्छा रहता है ना बच्चों, याद है ना। अब सोचो, अगर आपको हाइड्रोजन को लिक्विफाइड करना है तो पहले तो आपको इस टेम्परेचर से नीचे जाना पड़ेगा ना। अरे इस क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे जाना पड़ेगा। अच्छा, अभी आप एक बात पढ़ रहे होंगे बच्चों न्यूज़पेपर के अंदर कि कोरोना की वैक्सीन का स्टोरेज एक बहुत बड़ा इश्यू बन रहा है ना, कि कोरोना की वैक्सीन के लिए जो लो टेम्परेचर है वो बड़ा मुश्किल हो रहा है, -20 डिग्री सेल्सियस, -70 डिग्री सेल्सियस, है ना, मुश्किल हो रहा है ना। और अगर हाई टेम्परेचर होता तो हमें दिक्कत ही नहीं थी ना, हम तो वैसे ही बीकानेर में रहते हैं साहब, बहुत गर्मी पड़ती है यहाँ पे। लेकिन बच्चों टेम्परेचर कौन सा है? बहुत ही लो टेम्परेचर है, तो लो टेम्परेचर जनरेट करना मुश्किल है ना बच्चों, ये बात समझ में आई। लो टेम्परेचर जनरेट करना मुश्किल है, तो अब मैं कह सकता हूँ बच्चों कि हाइड्रोजन को लिक्विफाइड करना मुश्किल होगा ना। बोलो बच्चों। अरे क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत ही लो होने के कारण हाइड्रोजन को अपन इजीली लिक्विफाइड नहीं कर सकते ना। हाइड्रोजन का लिक्विफिकेशन बहुत मुश्किल होगा बच्चों, होगा। तो अपन कह सकते हैं, देखो, ड्यू टू वेरी लो क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है ना, ड्यू टू वेरी लो क्रिटिकल टेम्परेचर, हाइड्रोजन कैन नॉट बी लिक्विफाइड इजीली। ठीक है ना बच्चों, हाइड्रोजन को अपन इजीली लिक्विफाइड नहीं कर सकते, ये समझ में आ गया। अच्छा बच्चों, फिर देखो, हाइड्रोजन का यूज जो है ना, हाइड्रोजन इज यूज एज मॉडर्न फ्यूल। आपको पता है बच्चों, हाइड्रोजन का यूज एक मॉडर्न फ्यूल की फॉर्म में किया जा रहा है। मॉडर्न टाइम का जो फ्यूल है वो हाइड्रोजन है बच्चों। रीजन समझ में आया? हाइड्रोजन की अबंडेंस बहुत है ना। अरे पेट्रोल डीजल तो एक टाइम बाद खत्म हो जाएंगे, लेकिन हाइड्रोजन बहुत ज्यादा है इस दुनिया में, तो हम इसको एज ए फ्यूल यूज ले सकते हैं बच्चों, एज ए फ्यूल ले सकते हैं बच्चों। अब देखो बच्चों, लास्ट पॉइंट देखो, एक आता बच्चों ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम। ठीक है बच्चों, तो ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम जो है ना, ये आपका इतना टेम्परेचर जनरेट कर सकती है ना। ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम समझ में आ गया? ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम का मतलब समझ आया? हाइड्रोजन का कंबर्शन कर रहे हो आप, कर रहे हो ना बच्चों। तो बताओ, इतने हाई टेम्परेचर पे हम क्या वेल्डिंग और कर सकते हैं क्या? अरे बोलो बच्चों, वेल्डिंग में आयरन को काटने में काम में ले सकते हैं क्या? ले सकते हैं बच्चों। तो चलो, आज हमने ये कुछ चीजें पढ़ी, ठीक है ना। कल बच्चों कोई क्लास नहीं है आपकी, ठीक है ना, बाकी अपन लेते हैं मंडे को, ठीक है।